Good morning children, this is Vaishali Dubey from district Chhindwara, and now today we are going to discuss about note making and summary writing part 2 for class 9th and class 10th students. नोट मेकिंग और समरी राइटिंग के जो पार्ट 1 वीडियो में हमने नोट मेकिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जाना। आज हम इससे आगे समरी राइटिंग क्या होती है जानेंगे, साथ ही साथ कुछ पैसेजेस के एग्जाम्पल भी हम देखेंगे कि किस तरीके से नोट मेकिंग और समरी राइटिंग लिखी जाती है। सो लेट्स गो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नोट मेकिंग मीन्स पेनिंग डाउन इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल हैंड्स फॉर रेडी रेफरेंस। मतलब नोट मेकिंग का जो मीनिंग है वह होता है मुख्य और उपयोगी बिंदुओं को लिख लेना अपने हाथों से, उन्हें जिस रेफरेंस में भी दिए गए हैं तैयार कर लेना। नोट्स आर गाइडिंग डिवाइस एंड यू कैन पेन देम डाउन इन योर ओन लैंग्वेज टू बी इजीली फॉलोड एंड अंडरस्टूड। नोट्स जो गाइडिंग डिवाइस की तरह होते हैं जिन्हें आप लिख करके आसानी से अपनी भाषा में समझ सकते हैं और उन्हें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि नोट मेकिंग जो है वो कैसे की जाती है किसी पैसेज में। योर नोट्स शुड लाइक फाइल दिस, दीज नोट्स मे बी नंबर्ड एज 1 2 3 और ABC। आपके नोट्स जो होते हैं वो पॉइंट वाइज नंबरिंग के फॉर्म में या अल्फ़ाबेटिकल ABC आप बना सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से एक नोट्स की सबसे पहले यदि नोट मेकिंग किसी पैसेज की जाती है तो पैसेज को ध्यान से पढ़ करके उसके हेडिंग या टाइटल को सबसे पहले लिखा जाता है। टाइटल लिखने के बाद में नोट्स के 3 मुख्य सब डिवीज़न किए जाते हैं। उसमें पहले पार्ट में फर्स्ट सब हेडिंग फाइंड आउट करके उन्हें पॉइंट वाइज उनके पॉइंट्स को लिखे जाते हैं। 1.1 1.2 1.3 इस तरीके से पॉइंट्स लिखे जाते हैं। फिर कुछ पॉइंट के अंतर्गत यदि कुछ सब हेडिंग्स भी हैं तो उन सब हेडिंग को लिख करके उनके सब पॉइंट्स लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1.3 पॉइंट पे 1.3.1 1.3.2 1.3.3 इस तरीके से मैंने यहाँ पर शो किया है। ऐसे ही किसी भी पॉइंट में यदि सब पॉइंट यदि सब हेडिंग्स यदि कोई किसी मेन हेडिंग में मिलती है तो उन इम्पॉर्टेंट कंटेंट को सब हेडिंग के फॉर्म में उनके सब पॉइंट में लिखे जाते हैं। सिमिलरली हमने देखा था कि ऐसे जो इसका सेकंड पार्ट डिवाइड करते हैं उससे सेकंड सब हेडिंग, उसके पॉइंट्स एंड थर्ड सब हेडिंग और उनके पॉइंट्स को लिखा जाता है। ये एग्जैक्ट फॉर्मेट देखा था। हमने एब्रीविएशन देखा था कि कैसे किसी नोट्स को बनाते समय शब्दों को छोटा किया जाता है। इसमें हमने देखा था कि जैसे कैपिटलाइज्ड इनिशियल लेटर्स, कोई बड़े अक्षर लिखे हुए हैं पैसेज में तो उनके फर्स्ट लेटर्स हैं उनको कैपिटल फॉर्म में लिख के बीच में डॉट लगा दें। जैसे एग्जांपल देखिए, P.M फॉर प्राइम मिनिस्टर, B.C फॉर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन एंड सो ऑन। ये L.I.C एंड A.I. और फॉर ऑल इंडिया रेडियो एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से हमने एब्रीविएट किया। सेकेंड और थर्ड इसमें टाइप भी हमने आपको बताया था कि कुछ सिंबल भी यहाँ यूज़ किए जाते हैं जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। नोट मेकिंग की स्टेप्स आपको बताई गई थी। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा था कि सबसे पहले हमको किसी भी नोट्स को बनाते समय पैसेज को बहुत ध्यान से और पूरा पढ़ना है। इसके बाद स्टेप 2 में उसके चीफ डिवीज़न करने हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि चीफ डिवीज़न 3 आप करें और उन 3 के 3 सबटाइटल आप निकालें और उसके अकॉर्डिंग फिर उनके पॉइंट्स लिखें। लास्ट में जो थर्ड स्टेप जो है स्टेप 3, नोट डाउन मेन पॉइंट्स अंडर द सबटाइटल्स। जो मुख्य बिंदु हैं उनको जो उप शीर्षक आपने खोजे हैं सबटाइटल जिसे कहते हैं उसमें उनको लिख लें। तो ये नोट इस तरीके से आपकी बन जाती है। यहाँ पर फिर से हम बात करते हैं अब समरी राइटिंग की। इसे आपको जानना और सीखना है कि किसी भी नोट्स की समरी कैसे लिखी जाती है। समरी राइटिंग में सबसे पहला जो मुख्य बिंदु होता है शॉर्ट होती है, 100 वर्ड्स होते हैं समरी राइटिंग में। दूसरा, समरी राइटिंग में कंप्लीट सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। हमने आपको पहले बताया था नोट मेकिंग में शब्दों को जहाँ संक्षिप्त करा जाता है, एब्रीविएशन वहाँ शब्दों के किए जाते हैं, लेकिन समरी राइटिंग में फुल सेंटेंस लिखा जाता है, उसमें एब्रीविएशन का यूज़ नहीं होता। ये तीसरा बिंदु हमने दिखाया यहाँ पे कि क्रॉस का साइन लगा, मतलब एब्रीविएशंस समरी राइटिंग में नहीं यूज़ किए जाते। साथ ही
राइट फुल ओवरव्यू। समरी राइटिंग में फुल ओवरव्यू देना होता है किसी भी पैसेज के स्टार्टिंग टू एंडिंग, जो भी उसके सेंट्रल आइडिया के फॉर्म में उसमें जो भी कंटेंट का जो सब्जेक्ट होता है फुल ओवरव्यू में वो हमको शो करना होता है। अब हम लास्ट वीडियो में आपको इस पैसेज को लिया था, डिसिप्लिन इज डैश 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 लिबर्टी। इस पैसेज को लेकर के हमने इसके नोट्स बनाए थे। आप को याद होगा हमने इसका टाइटल लिखा था इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, क्योंकि यही पैसेज में हमने जाना था कि एक डिसिप्लिन यानी अनुशासन की इम्पोर्टेंस उस पैसेज में बताई गई थी, तो ये टाइटल हमने यहाँ पर मेंशन किया। इसके बाद में हमने इसका फर्स्ट सब टाइटल लिखा नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखा था हमने, यही इसका सेकंड लाइन में हमने ये लाइन पढ़ी थी नोट्स में, तो हमने वही उसका फर्स्ट सब टाइटल लिखा। उसके 1.1 में हमने जो फर्स्ट सब टाइटल का पॉइंट डाला था, हमने देखा था उसमें लिखा था कंडीशन ऑफ प्रोग्रेस स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। जो डिसिप्लिन की बात कही गई थी ना, अनुशासन की, ये उन्नति, स्थिरता और बल्कि क्या है, शर्त है, आवश्यक शर्त है क्या, अनुशासन। तो ये पॉइंट हाँ पैसेज के शुरू के सब टाइटल में पहले पॉइंट में हमने लिखा। सिमिलरली हमने सेकंड हिस्सा जो डिवाइड किया था, दूसरा सब डिवीज़न किया था, उसमें हमने जाना था कि उसमें बताया गया था विदाउट डिसिप्लिन, बिना डिसिप्लिन के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड सब टाइटल लिखा। फिर उसका हमने फर्स्ट पॉइंट लिख दिया 2.1 डिसऑर्डर्स एंड लॉलेसनेस, ये लाइन आई थी ना, ये लिखा। दूसरा पॉइंट 2.2 में लिखा नो अचीवमेंट वर्थवाइल इन लाइफ, ये भी इसमें आया था, हमने ये लिखा। थर्ड पॉइंट हमने लिखा रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी द बेसिस ऑफ डिस। अब आप देखेंगे इसमें डिसिप्लिन पूरा ना लेके DIS डॉट लगा दिए हमने, तो ये हमने एब्रीविएट कर दिया वर्ड को। ओके, और हमने अभी सीखा था ना कि कैसे एब्रीविएशन करते हैं, तो हमने इसको छोटे फॉर्म में लिख दिया, जिससे कि पता तो चलेगा कि ये डिसिप्लिन फुल वर्ड का छोटा रूप है। ये लाइन भी नीचे पैसेज में आई थी। फोर्थ पॉइंट हमने लिखा इन नेचर एंड एनिमल लाइफ ऑल्सो देयर इज डिस, मतलब जो प्रकृति में और पशु जो हैं वो भी डिसिप्लिन में होते हैं। फिफ्थ जो लास्ट पॉइंट हमने लिखा हेल्प्स अस टू सेफ गार्ड अवर इंटरेस्ट, और ये हमारी रुचि में हमारे लिए सुरक्षित होता है, क्या मदद करता है अनुशासन, हमारी रुचि के अनुसार काम करने के लिए हमारी को ये हेल्प करता है। ये लाइन एक आई थी तो हमने इसे मेंशन किया। तो इस तरीके से आप देखें कि ये हमारी लाइन कंप्लीट हुई और हमने शॉर्ट फॉर्म में फुल ओवरव्यू जो है नोट मेकिंग में कर लिए, और वो शो भी हो गए विद एब्रीविएशन। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, समरी। समरी में आपको फिर हम बता दें कि अभी हमने जो पॉइंट वाइज पॉइंट जो बनाए थे नोट मेकिंग में, पहला जो सब टाइटल था उसमें आपने देखा था वो डिसिप्लिन इज़ नेसेसरी इन ऑल ह्यूमन लाइफ, और हमने उसमें देखा था विदाउट डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन से प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ वाली हमने एक लाइन वहाँ पर मेंशन की थी। तो जितनी भी लाइन को हमने नोट मेकिंग में पॉइंट वाइज मेंशन किया था उसमें हमने एब्रीविएशन शब्द कर दिए थे, शब्दों को छोटा करके लिख दिया था यानी, और उसमें इज एम आर जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं जनरली उनको ओमिट कर दिया था, हटा दिया था। तो उनको उन्हीं लाइनों को फुल पूरे सेंटेंस में जब हम यदि यहाँ समरी में लिख दें, बस आपकी एक समरी राइटिंग यहाँ पर रेडी होगी। तो देखिए मैंने लिखा है डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू डिसिप्लिन। आप मिला लीजिएगा कि ये हमारे फर्स्ट सब टाइटल की फुल लाइन्स हैं। विदाउट डिसिप्लिन ये सेकंड सब टाइटल में हमने लिखा था, विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी डिसऑर्डर्स एंड लॉलेसनेस। ये लाइन लिखी थी हमने, इसको पूरा लिखा पैसेज से देख के। इवन नेचर एंड एनिमल वर्ल्ड हैव डिसिप्लिन, और ये भी लिख दिया कि नेचर में और पशुओं में भी डिसिप्लिन यानी अनुशासन होता है। देखिए पूरा ओवरव्यू हमने यहाँ पर समरी राइटिंग में दे दिए। अब हमने एक अनादर एग्जाम्पल यहाँ लिया है, उसको जानेंगे कि कैसे इसकी हम नोट मेकिंग करेंगे। देखिए देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे दे आर प्लेड। फॉर एग्जाम्पल सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लोइंग एयर इनटू देम, दीज आर कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट्स। इन सम ऑफ these the air is made to vibrate inside a wooden tube and these are said to be
of the woodwind family. The examples of this family are the flute, the clarinet, and the bassoon. Other instruments are made of brass. The trumpet and the horn are the examples. There are also various other wind instruments such as the mouth organ and bagpipes. Some instruments are played by banging or striking them. Some obvious example is the drum, of which there are various kinds. Instruments like this are called percussion instruments. The last big group of instruments are the ones which have strings. There are two main kinds of stringed instrument: those in which the music is made by plucking the strings, and those where the player draws a bow across the strings. Example of the former and the harp and the guitar, and that of the latter are the violin and cello. यहाँ पर ये पैसेज हमने देखा। स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो रही है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। साथ में आप देख रहे हैं देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इसमें समझाए गए। एक जो इसके पहले हम देख रहे हैं, फर्स्ट आप देख रहे हैं कि इसमें बोला गया है देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। दे डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को 3 भागों में बताया गया है। इसमें फॉर एग्जांपल के फॉर्म में लिखा है जो है हवा जिसमें ब्लो कर भी की हवा जिसमें प्रवाहित की जाती है, जिसमें वे बजते हैं, वे विंड इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। इनके जो एग्जांपल आप देख रहे हैं फ्लूट, क्लैरिनेट एंड बसवन। जैसे सहनाई, बांसुरी, क्लैरिनेट यानी सहनाई, फ्लूट यानी बांसुरी और बसवन यानी वाद विशेष। फर्स्ट टाइप हुआ। सेकंड टाइप में आपने देखा है इसमें कि जो सेकंड टाइप होता है वो ब्रास यानी कांसे से बने होते हैं। द ट्रम्पेट एंड द हॉर्न आर द एग्जाम्पल्स। इसमें ट्रम्पेट और हॉर्न यानी सेकंड टाइप जो है इसका उदाहरण दिया गया है। इसके बाद में इसमें और भी विंड इंस्ट्रूमेंट्स बताए गए हैं जिसका उदाहरण है ऑर्गन एंड बैकपाइप्स। ये विंड इंस्ट्रूमेंट वुडविंड फैमिली में इनको रखा गया है। इसके बाद कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। परक्यूशन से मतलब पीट के बजाने वाले। फॉर एग्जांपल ड्रम, आप देख रहे हैं इसमें इसका एग्जांपल ड्रम लिखा हुआ है। इसमें नेक्स्ट इसकी जो पैराग्राफ लिखी थी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ये लास्ट बिग ग्रुप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर वंस विच हैव स्ट्रिंग्स। जो तार और रस्सियों से तार और रस्सियों के साथ बजाए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसमें रस्सियों को पकड़ के छोड़ा जाता है या तार को, जैसे कि हमने देखा है हार्प एंड गिटार, वीणा और दूसरा हम इसमें कहेंगे गिटार यानी सितार। एंड दैट ऑफ द लेटर आर द वायलिन एंड चेलो। और कुछ दूसरे जो होते हैं वो वायलिन और चेलो के एग्जांपल है। अब हमने इसमें सबसे पहले इसमें जो टाइटल लिखा वह लिखा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। आप देख रहे हैं ये उचित भी है क्योंकि आप देख रहे हैं पूरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को ही तो इसमें डिस्क्राइब किया गया है। हमारा टाइटल बिल्कुल फिट है। फिर नोट्स हमने बनाया, इसमें लिखा 3 मेन क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वे ऑफ द प्लेइंग। अब आप देख रहे हैं इसमें अकॉर्डिंग पूरी स्पेलिंग ना लिख करके एब्रीविएट करके लिखी गई। ACCORDING को हमने लिखा ACCRDNG और डॉट लगाया। बच्चों नोट मेकिंग में एब्रीविएशन का बहुत महत्व है। ऐसे जो लंबी स्पेलिंग्स होती हैं नोट मेकिंग करते समय उनको एब्रीविएट करते हैं, और हमने लास्ट वीडियो में आपको एब्रीविएशन अच्छे से सिखाया है। आप उस लास्ट वीडियो को ध्यान से देखें कैसे शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है, शब्दों के बीच में से वॉवेल साउंड हटा दिया जाए या इनिशियल लेटर को कैपिटल कर दिया जाए। ये सारे ट्रिक्स हमने सीखी थी। अब हम इसकी फर्स्ट सब टाइटल को लिखें। हमने फर्स्ट जो मेन पॉइंट्स जो मेन क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया था, इसमें पहला लिखा 1.1 में प्लेड बाय ब्लोइंग। पढ़ा था ना अभी, जो हवा से बजाया जाता है। प्लेड को हमने पूरा नहीं लिखा, PLYD और डॉट लगाया। प्लेड की जो फुल स्पेलिंग है उसको हमने उसमें से वॉवेल साउंड हटा दिया और फिर हमने इसे लिखा।
इसके सब पॉइंट को हमने लिखा 1.1 में। ये कहलाते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट्स। क्या कहलाते हैं? कॉल्ड विंड इंस्ट्रूमेंट्स। ये फर्स्ट पॉइंट का सब पॉइंट हुए। इसका दूसरा सब पॉइंट 1.1.2 में लिखा सैड टू बी आ वुडविंड फैमिली। इनको वुडविंड फैमिली से कहा जाता है। इसका थर्ड पॉइंट हमने लिखा 1.1.3 में दैट इज। इस बात को ध्यान दीजिए, ये फॉर एग्जाम्पल का साइन है बेटा, E.G। इसके एग्जाम्पल क्या थे वुडविंड फैमिली के? फ्लूट, क्लैरिनेट, बसवन, माउथ ऑर्गन एट्सेट्रा। ओके। 1.1.4 में हमने लिखा सम मेड ऑफ ब्रॉस। ये हमने सेकंड स्लाइड में अभी देखा था, कुछ कैसे बने होते हैं? कांसे से। 1.1.5 में दैट इज का साइन लगाया, एन एग्जाम्पल दिया ट्रम्पेट एंड हॉर्न, जिसको भोंपू कहते हैं ना, वो हॉर्न का मीनिंग होता है। इसमें देखेंगे अब हमने सेकंड सब टाइटल लिखा 1.2 प्लेड बाय बैंगिंग और स्ट्राइकिंग। यही देखा था ना, जिसको स्ट्राइक करके बजाया जाता, परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट जिनको कहते हैं, जैसे कि ड्रम। तो हमने इसमें लिखा था 1.2.1 में इनको कॉल परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स। 1.2.2 में E.G मतलब फॉर एग्जाम्पल ड्रम, ये लिख दिया। 1.3 जो लास्ट हमने सब टाइटल लिखा स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट। क्या कहला? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमने लिखे थे, जाने थे जो तार या रस्सी खींच करके बजाए जाते हैं, जैसे कि सितार, वीणा एट्सेट्रा। अब उसमें हमने 2 मेन काइंड्स इसके बताए थे, तो इसमें लिख दिया 1.3.1 में 2 मेन काइंड्स। फर्स्ट क्या लिखा 1.3.1.1 में प्लेड बाय प्लकिंग स्ट्रिंग्स। इसमें देखा था तार को पकड़ के छोड़ करके जो बजाए जाते हैं प्लेट को। फिर यहाँ पर हमने एब्रीविएट किया 1.3.1.1 में फॉर एग्जांपल हार्प एंड गिटार मतलब वीणा और सितार। 1.3.1.2 में प्लेड बाय ड्राइंग बो। और दूसरा जो टाइप नीचे मैंने आपको बताया था, जो धनुष के आकार की लकड़ी होती है, उस धनुष के आकार की लकड़ी में रस्सी बांधा जाता है और उस लकड़ी में जो रस्सी है उस रस्सी को दूसरे तार पे घुमाया जाता है, रगड़ा जाता है। तो ये भी हमने पढ़ा था। और उसका एग्जाम्पल 1.3.1.2.1 में दैट इज वायलिन एंड चेलो। ये लास्ट एग्जाम्पल था। अब ये कंप्लीट हुआ। अब मैंने आपसे पहले भी बहुत बताया है इसके पहले कि अब हमें इन्हीं की क्या करनी है, समरी राइटिंग लिखनी है। तो हमने ये जो पॉइंट्स लिखे हैं ना बेटा, इसके पहले जो स्लाइड में आए या जो ये स्लाइड्स में ये जो पॉइंट लिखे हैं, बस इन्हीं पॉइंट्स को आप इसके जो एब्रिविएशन पूरे हटा दें और इनके बीच में जो भी ऑक्सिलरी वर्ब्स आई थी इन पॉइंट्स में, उन ऑक्सिलरी वर्ब्स को, यानी कुल मिलाकर के ये लाइन हमने पैसेज में जहाँ से लिए थे उन लाइन्स को आप अपनी समरी में पूरा यदि लिख दें, ओके, तो आपका समरी राइटिंग क्रिएट हो जाएगा। हमने तो वैसे ही कुछ किया। देखिए हमने लिखा देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय ब्लोइंग एयर इनटू देम, दे आर मेड ऑफ वुड एंड ब्रास, एग्जाम्पल फ्लूट, क्लैरिनेट एंड ट्रम्पेट एट्सेट्रा। सम इंस्ट्रूमेंट्स आर प्लेड बाय बैंगिंग आर स्ट्रिंग्स, striking as drum etc. Some are string instruments such as harp and guitar played by plucking the strings. Violin and cello are played by drawing bow across the strings. इसी तरीके से हमने इस समरी को कंप्लीट किया। थर्ड यहाँ पर एक पैसेज और मैंने लिया है, इस पैसेज से हम इसकी समरी राइटिंग और नोट मेकिंग देखेंगे। It is an admitted fact that union or corporation is strength, disunion is weakness. A united family, a united community, a united society, a united nation is strong. But those who are disunited are split up into fractions or groups are all weak. आपको कुछ समझ में आ रहा होगा ना। यहाँ पर यूनिटी की बात की जा रही है, डिसयूनियन में वीकनेस यानी कमजोरी है, एक संयुक्त परिवार, संयुक्त कम्युनिटी, संयुक्त सोसाइटी यानी समाज, संयुक्त राष्ट्र क्या है, स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर यूनिटी की बात हो रही है ना। यहाँ तक हमने देखा। टेक द केस ऑफ फुटबॉल और हॉकी, यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया। अब आप देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक पूरे यूनिटी को डिस्क्राइब किया गया, ठीक है ना। यहाँ पर फुटबॉल और हॉकी की प्ले गेम की बात की जा रही है। इफ़ द मेंबर्स ऑफ द टीम प्ले टुगेदर एंड कोऑपरेट विद वन अदर दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग टीम। इसमें बताया जा रहा है ना कि यदि वे एक साथ खेलते हैं तो वे एक मजबूत टीम बनाते हैं।
बच्चों यहाँ पैसेज का हिंदी अर्थ बताना उद्देश्य नहीं है। यदि आपको हिंदी अर्थ समझ में आए या ना आए, हमको जो ट्रिक है नोट मेकिंग की वह सीखना है। आप उसमें इतनी अपनी बुद्धि ज़रूर लगाएं कि आप उसके अर्थ को निकाल पाएँ, क्योंकि आप 10th 9th के स्टूडेंट हैं। कई बार कुछ हार्ड वर्ड की मीनिंग हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आप फुल सेंटेंस की मीनिंग को यदि निकाल पाए तो वही आपके लिए अच्छा होगा। और हमने बीच में आपको थोड़ा बहुत बता भी दिया है कि इसकी मीनिंग क्या हो रही है। ऐसे ही आप किसी भी पैसेज में उसके अर्थ को निकालें। नेक्स्ट इसका जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है, बट इफ़ ईच मेंबर प्लेज हिज ओन गेम दे विल श्योरली बी डिफीटेड। यदि गेम्स में यदि हर व्यक्ति जो वो है खिलाड़ी यदि अपना खेल खेलने लगे खुद के लिए, तो वे क्या हो जाएंगे, डिफीट यानी श्योरली बी डिफीटेड, वे क्या हो जाएंगे, हार जाएंगे। हाउएवर स्ट्रॉन्ग द इंडिविजुअल प्लेयर मे बी, द सेम इज ट्रू ऑफ एन आर्मी। टू विन अ बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज वन मैन। एक आर्मी के लिए भी वही बात की गई सेना में कि किसी भी लड़ाई को झगड़े को जीतने के लिए एक साथ होना जरूरी है, या एक मैन की आर्मी होना। वन मैन आर्मी बोलते हैं ना, वन मैन आर्मी का मतलब है एक व्यक्ति के तरह पूरी सेना काम कर रही है, मतलब सब एक ही टारगेट पे या एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, इधर उधर नहीं भाग रहे हैं। ये मेन इसमें बात हुई। नेपोलियंस मोटो वॉज डिवाइड एंड कॉन्कर। यहाँ पर नेपोलियन एक शासक की बात बताई गई, उनका मोटो लिखा हुआ है यहाँ पर, फूट डालो और जीतो। He tried to split up the armies fighting against him, then he would overcome them one by one. Divided they were weak, a united team, a united army, a united nation is strong. यहाँ पर बताया है जो डिवाइड हो गए वे कमज़ोर हो गए, और जो संयुक्त है चाहे वो टीम हो, सेना हो या राष्ट्र हो, वो क्या है, मजबूत होगा। अब हमने इस पैसेज की सबसे पहले नोट मेकिंग की। आप देख रहे हैं टाइटल क्या हो सकता है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, या आप अकेले यूनिटी भी अकेला लिख सकते हैं, या एडवांटेजेस ऑफ यूनिटी इसका टाइटल लिख सकते हैं। हमने यूनिटी वर्ड पर ही तो पूरे ये पैसेज को हमने पढ़ा है। पूरे पैसेज में यूनिटी के ही बारे में बताया गया ना। अब हम नोट्स लिखेंगे। पहला हमारा सबटाइटल हमने लिखा, कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ, डिसयूनियन इज वीकनेस। ये पहली लाइन में आई थी ये बात। सेकंड लिखा, यूनाइटेड फैमिली, कम्युनिटी, सोसाइटी, नेशन आर स्ट्रॉन्ग। ये भी सही लिखा। अब आप देखें यूनाइटेड को UNITED पूरा ना लिखकर UNTD डॉट लगाया। ये एब्रीविएशन करना है, हमने पहले भी वीडियो में से बताया है, अभी भी बता रहे हैं, शब्दों को एब्रीविएट करके लिखना है। थर्ड पॉइंट लिखा, इन गेम्स इट इज इसेंशियल यूनाइटेड, दे स्टैंड डिवाइडेड दे फॉल। फिर इन यूनाइटेड हमने क्या किया, एब्रीविएट करके लिखा। ओके, ये लाइन भी आई थी, उसको हमने यहाँ पर मेंशन किया। फोर्थ हमने लिखा, इन आर्मी आल्सो यूनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, सेना में भी इसकी ज़रूरत है, ये लाइन भी हमने पढ़ा था। फिफ्थ हमने लिखा, नेपोलियंस मोटो वॉज डिवाइड एंड कॉन्क्योर, और ये पॉइंट तो आपने देखा ही था। अब इसके बाद में हमने समरी लिखना होगा, और समरी लिखने के लिए आपको उन्हीं पॉइंट्स को एक्सपांड करना है। हमने वही बात थोड़ी सी शब्दों को चेंज करके भी लिखी है। व्हेन वीक स्ट्रिंग्स आर ट्विंग टुगेदर दे बिकम स्ट्रॉन्ग, इट इज़ ईजी टू ब्रेक सेपरेट स्ट्रिंग। यदि एक साथ है लकड़ियाँ या कोई छड़ी, तो उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि वो मजबूत होती है। अकेले हैं तो वे उनको तोड़ना आसान है। In the same way, unity or cooperation make a family, an army, a nation strong. ये छोटे से शब्दों में हमने ये बात कह दी, और ये लाइन हमने देखा कि हमारे पैसेज में थी। इस तरीके से हमने समराइज किया। नीचे हमने और लिखा, नेपोलियन कुड डिफीट मैनी नेशंस बाय हिज पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्योर, वी आर सेफ इन यूनिटी बट इनसिक्योर इन डिसयूनिटी। हमने आगे इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके नेपोलियन की बात बता दी कि उनकी जो पॉलिसी थी वो लिख दी, और फिर हमने लिखा, यदि हम एक साथ हैं तो सेफ हैं, सुरक्षित हैं, और इनसिक्योर यानी असुरक्षित हैं कब, डिसयूनिटी में, यानी जब हम एक साथ नहीं हैं। ये समरी यहाँ पे कंप्लीट हुई। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप
इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करें और उनकी बार बार प्रैक्टिस करें, प्रॉपर वे में नोट मेकिंग लिखें और उनके आधार पर उसकी समरी राइटिंग को लिखना सीखें। साथ में टाइटल आप उसके फाइंड आउट करें और उसे लिखें। आप फुल मार्क्स इसमें गेन करें, ये मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।